का हुआ बिटिया? अम्मा यही है, अच्छू ना हुआ, अम्मा यही है। ऑर्डर ऑर्डर। अगली सुनवाई अगले हफ्ते 25 नवंबर की दोपहर 1 बजे को होगी। कोर्ट अपना फैसला उसी दिन सुनाएगी। वकील साहिब, का लागत है? अपने हित में होएगा ना फैसला? अपने ही हित में होगा चाची, फिक्र ना ही करो, बिटिया को संभाल लियो। 3 साल से एक माँ अपनी 14 साल की बेटी के न्याय के लिए लड़ रही है। 3 साल से उसकी बेटी रोज रात वही डरावनी सुबह अपने सपनों में देखती है और उसकी सांसें फूल जाती हैं। 3 साल से वो दहशत जो माँ, बेटी और परिवार अपने मन में लेकर जी रहे थे, बस आने वाले हफ्ते की आखिरी सुनवाई में खत्म हो जाएगा। 3 साल की तपस्या बस पूरी होने ही वाली है। आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं। अरे वकील साहब, आप यहाँ इस वक्त? क्या हुआ? चाची, खबर मिली है वो नीरज मोदी का परसों देहांत हो गया है। का बोलत हो वकील साहब? हमार बिटिया की सुनवाई है 2 दिन में। हम क्या बोले चाची, हमें तो अभी नोटिस आया है। तो अब का होगा? कोर्ट का सुनवाई देंगे? भागलपुर, बिहार के एक छोटे गांव में रहने वाली फुलवा और उसकी अम्मा 3 साल से फुलवा के बलात्कार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब 12 साल की फुलवा सुबह सुबह गन्ने के खेत में जब गई थी, तब उसे नहीं पता था कि उसका स्कूल टीचर नीरज मोदी उसका वहां इंतजार कर रहा है। मौका देखते ही नीरज ने उसके तन और मन में ऐसा घाव भर दिया कि उसकी खुद से लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो पाई। कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि क्योंकि नीरज मोदी, जिनके खिलाफ फुलवा रानी के बलात्कार का आरोप है, उनका देहांत डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 21 नवंबर सुबह के 6 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, इसलिए ये केस खारिज कर दिया जाता है। ये का बोल रहे हैं जज साहब? अरे चाची, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाए? आप काहे कछु नहीं बोलत हैं? जज साहब, हमार बिटिया का क्या होगा? योर ऑनर, माफ करिएगा, चुप हो जाओ चाची। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। 3 साल की लड़ाई पर उस बलात्कारी की मौत जीत गई। क्या यही न्याय है फुलवा के लिए? ऐसा कैसन हो सकत है? अभी कछो दिन पहले तो जिंदा था। आप ही कह रहे थे सजा होवत है, और ये सब का हो गया? चाची, इसमें क्यों सर खपा रही हो? कोर्ट ने जवाब दे दिया ना। पर हमार बिटिया का न्याय तो नहीं हुआ ना। जनता के कोर्ट से नहीं हुआ तो भगवान के कोर्ट में हो गया। फुलवा के लिए सोचो, जिंदगी में आगे बढ़ो। नमस्ते। फुलवा की अम्मा को बहुत धक्का लगा। कोर्ट के कोने में अपनी बिटिया को सीने से लगाकर खूब रोती रही। फुलवा अपनी माँ को रोता देख उसके आंसू पोंछती है। अम्मा, घर जाना है। ले चलत है बिटिया, पहले हम मंदिर जावत हैं। रास्ते भर फुलवा की अम्मा को लगता रहा कि वो अपनी बेटी का न्याय नहीं कर पाई। उसने मन्नत तक मांगी थी कि आखिरी सुनवाई में अपनी बेटी को मंदिर लेकर जाएगी, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेगी। हे भोलेनाथ, हमका कछु समझ नहीं आ रहा। हम कैसन अपनी बिटिया से आंख मिलाएं और बोले कि बिटिया तोहार न्याय हो गया है, तोहार अपराधी को सजा मिल गया है। भोलेनाथ, आपने तो उस राक्षस को हमेशा के लिए नींद दे दी, पर हमार बिटिया की नींद का हर रात उसका चेहरा देख के बौखलाई जाती है। कैसे उससे कहे कि बिटिया हमार लड़ाई खत्म हो गई, जब उसके मन की लड़ाई हम नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि हमने उस राक्षस को सजा नहीं दिलाई। फुलवा की अम्मा फूट फूट कर भोलेनाथ के सामने रो रही है। फुलवा मंदिर के कोने में बैठकर सामने अपने स्कूल की लड़की गौरी को देखती है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। गौरी एक पल के लिए उसे देखकर मुस्कुराती है
पर गौरी की अम्मा उसे देख लेती है और खींचकर वहां से ले जाती है। फुलवा को वो अकेलापन महसूस होता है। वहीं पर मंदिर के पंडित फुलवा को मंदिर की चौखट पर देख के गुस्सा हो जाते हैं। ऐ लड़के, कितनी बार बोलत है मंदिर के अंदर नहीं आना, चल बाहर निकल। फुलवा की अम्मा पंडित की बात सुन लेती है और तुरंत अपनी बेटी को बचाने पहुंच जाती है। पंडित जी, बच्ची भोलेनाथ के दर्शन करने आई है, काहे उस पर बरस रहे हैं? बरसे ना है तो तोहार आरती करें। कितने बार बोलत हैं छोटी जात मंदिर के अंदर नहीं आ सकते, और ये तो है भी कलंकित। तुम छोटी जात वालों का तो साम धाम दंड भेद यही तो करना है। मंदिर को अपने इन्हीं घिनौने किया कर्मों से अशुद्ध कर दो बस। निकलो यहाँ से, निकलो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ हमका माफ करना, हम आपके पवित्र स्थल में ये लोगों को रोक नहीं पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र बोलते बोलते पंडित फुलवा और उसकी अम्मा को बाहर निकलने का इशारा करता है। इस अपमान में रोते रोते दोनों मंदिर से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो फुलवा की अम्मा तुरंत अपने सर से पल्ला डाल के आगे बढ़ती है और एक बूढ़ी औरत के पैर छूती है, जो उसकी सास है। नमस्ते अम्मा। आ गई दोनों माँ बेटी, हमार मुंह और काला करवा के। हैं? सुनवाई थी ना आज, क्या फैसला हुआ? वो अम्मा, वो अपराधी मर गया है। कोर्ट ने हमार केस खारिज कर दिया है। चलो जान छूटी, हमार बेटवा का दिमाग खपा गई दोनों। इस बच्चल ने तो हमार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। तो काहे हमारे बेटवा के छाती पर मूंग दल रही है? मर काहे नहीं जाती करमजली? अम्मा, का बोलत हो? तोहार पोती है, तोहार खून। खून ही तो चूस रहत हमार। बिटवा पैदा की होती तो ये दिन देखन नहीं पड़ता। आप खड़े खड़े बस सुन रहे हैं, कछु ना बोलना इन्हें। हमका कछु नहीं बोलना, हमका अब बस शांति चाहिए अपना घर में। बहुत हुआ कोर्ट कचेरी। अम्मा, आप ही थी जो फुलवा के पैदा होने पर अपना हाथ से लड्डू बनाई और बांटी थी पूरे गांव भर में। तब आप ही थी जो बोली कि लक्ष्मी आई है घर। हमका का पता था कि भगवान हमार बिटवा के घर लक्ष्मी नहीं अब सगुनी भेज दिए हैं। पता नहीं का जन्म के पाप मिल गवा। दिख नहीं रही तो हर पति की हालत। दिन रात गांव वालों से अपमान झेल रहा है, और का उखाड़ लिया ये बात कोर्ट खींच के। सुनवाई से पहले ही अचानक मर गया। जिंदा होता तो जेल जाना पड़ता, फिर का होता? उसका जिंदगी तो जेल में बीतता, पर तोहार बिटिया उसमें कोई बदलाव आता नहीं ना। बात तो आप सही कह रही हैं अम्मा। इस सुनवाई से सिर्फ उस राक्षस को सजा मिलती, उसको जेल होती, हमार बिटिया का न्याय होता। फुलवा, तुम जाओ अंदर और रोटी बनाओ, हम आवत हैं। ई बेशरम को देखो, इसको लागत है हम इसकी कलंकिनी बिटिया के हाथ का रोटी खाएंगे। हाँ। अरे अम्मा, अब बस भी करो तुम भी। फुलवा की दादी की बात जरूर कड़वी थी, लेकिन उस बात से फुलवा की अम्मा को कुछ खटका। अच्छा खासा हट्टा कट्टा 39 साल का गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो बेल पर छूट भी गया था, अचानक से दिल का दौरा कैसे पड़ गया, वो भी ठीक सुनवाई के 4 दिन पहले। और कैसे गांव वालों ने उन्हें ये खबर नहीं दी, जबकि नीरज मोदी के गांव और फुलवा की अम्मा के गांव में बस 50 किलोमीटर की दूरी ही है। फिर कैसे फुलवा की अम्मा को पता नहीं चला? सवालों को मन ही मन घुमाने से बेहतर है हम ही जाके उस नीरज मोदी के गांव में पूछताछ कर लेते हैं। जी, हम पास के ही गांव से हैं। हमार नाम मालती है। ये जो स्कूल टीचर थे नीरज मोदी, इनके देहांत के बारे में कुछ बताएंगे का? का नीरजवा का देहांत हो गया? ए जी, सुनते हैं, पड़ोस के राजा राम भाई साहब के बिटवा नीरजवा मर गया। का? अभी तो उसे देखा था हमने, खेत में खटिया पर पड़े था। खेती में?
पक्का वो नीरजवा ही था का? हाँ हाँ, और कल तो शराब के नशे में भी धुत था बिगड़ेल। कौन बोलत तो हारू मर गया है? कौन से खेतवा में था, बताइए ना। घर का मालिक फुलवा की अम्मा को देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। माथे पर पसीना चढ़ने लगा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। हाँ, कौन हो तुम? भाई साहब, हम पास के गांव में रहते हैं। उस राजा राम मोदी के बिटवा ने हमारी बिटिया का बलात्कार किया था। 3 साल कोर्ट कचहरी में लड़ रहे थे न्याय के लिए। अचानक से खबर मिलती है वो मर गया। हमका कच्छू समझ नहीं आ रहा। भाई साहब, आपको कच्छू पता है का? हाँ हाँ, हम कुछ नहीं जानत है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐ छोटी जात के लोगों से हम मुंह भी नहीं लागत है। बंद करो दरवाजा। अरे काहे, हमार सुनिए, बताइए कहाँ था नीरजवा, बताइए भाई साहब। फुलवा की अम्मा मालती के अंदर शक का बीज लग गया कि क्या नीरज मोदी सच में मर चुका है या ये सब कोई छल है जो उसके परिवार ने बनाया है। मालती ने ठान ली कि इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा, चाहे उसे गांव के एक एक दरवाजे पर ही क्यों ना खटखटाना पड़े। फुलवा की अम्मा मालती को अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए था। कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया था कि उसकी बेटी का बलात्कारी नीरज मोदी मर चुका है और उसका केस क्लोज कर दिया गया है। पर यह अचानक सुनवाई के कुछ ही दिन पहले की मौत मालती को पच नहीं रही थी। पगला गए हो का? 3 साल से हमारा पॉकेट खाली कर दिए हो कोर्ट कचहरी में, और अब बोलत हो कि ऊ मरा हुआ आदमी जिंदा है? नहीं, हम कहत रहे हैं कि वो राक्षस जिंदा है और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे पाता लोग जाकर ढूंढ निकालोगी का? जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। मालती ने फैसला तो जरूर कर लिया था कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी, पर शुरुआत कहां से करनी है वो उसे नहीं पता था। पिछली बार नीरज मोदी के एक पड़ोसी से जब पूछताछ की थी तब उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया गया था। अब उसे संभाल कर कदम उठाने होंगे, इसलिए सबसे पहले उसने सहारा लिया अपनी बचपन की सहेली निर्मला का, जो उसी नीरज मोदी के गांव में रहती है। क्या करोगी जान के मालती? अब वो जिंदा है कि मर गया, तुहार बिटिया से तो दूर है ना। निर्मला, वो जिंदा है, इसीलिए हमार बिटिया की जिंदगी का बुरा सपना बन के जी रहा है। कुछ तो पता होगा तुम्हें कि आखिर हो का रहा है यहाँ। हमका कछु नहीं पता, लेकिन तुहार मदद करेंगे हम। निर्मला अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए मालती के साथ गांव वालों से पूछताछ में लग जाती है। हैरानी की सबसे ज्यादा बात यही मिलती है कि गांव वालों में से किसी को नहीं पता कि नीरज मोदी मर चुका है। अरे भाभी, कैसन हो? हम ठीक हैं, आजकल दिखती नहीं। हाँ, बिटवा का परीक्षा चल रहा था ना, तो हार कछु बात करनी थी। अंदर आ जाएं। हाँ हाँ, ये बहन जी को कहीं देखे हैं? हमार बचपन की सहेली हैं भाभी, पास ही के गांव की हैं, आती जाती रहती हैं यहाँ। अच्छा बैठो, हम चाय बनाते हैं। नहीं नहीं भाभी, जल्दी में है थोड़ा, कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछो ना। ये जो मास्टर जी थे ना नीरजवा, राजा राम मोदी के बिटवा, उसका देहांत कैसे अचानक से हो गया? कुछ पता है क्या आपको? क्या बोलत हो, मर गया वो नीरजवा? हमका तो कोनो खबर नहीं है निर्मला। उसके ऊपर तो सुनवाई थी ना बलात्कार की, तो हार कछु गलत फहमी हुई होगी। पता नहीं, हमका कहीं से पता चला। निर्मला, तुम भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। अगर नीरजवा मर चुका होता तो उसका बापू अपना सर काहे नहीं मुंडवाए? इकलौता बिटवा है राजा राम भैया का। हमारे हिंदू धर्म के लिए तो करते हैं ना। हमारे चाचा ससुर भी इसी गांव में रहते थे, उनके देहांत पर तो भोजन लगवाए थे गांव के लिए।
तुमने कहीं से गलत सुना होगा। ये सवाल चौंकाने वाला तो था ही। हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार में घर के पुरुषों के बाल मुड़वाते हैं। 13वीं पर पूजा रख के आस पड़ोस रिश्तेदारों के लिए भोग लगाया जाता है। राजाराम मोदी, नीरज मोदी के पिता ने ना ही अपने सर के बाल मुड़वाए, ना ही कोई भोग चढ़ाया। पर क्यों? हो सकता है बिटवा से नाराजगी में नहीं मुंडवाए। इतना कोर्ट कचहरी के आगे पीछे इस उम्र में डोलना पड़ा, मर गया उनकी बला से। पर भाभी, आपको यकीन है कि वो मर गया है? पता नहीं, हमका कोई बुलावा तो नहीं आया था। निर्मला, मालती दूसरे पड़ोसी के घर पर पूछताछ कर रहे थे। वहीं उस पड़ोसी का पति गुजर रहा था। उसने एक नजर दोनों पर मारी और अपनी पत्नी को अपनी तरफ बुलाया। सुनो, इधर आना। जी आई। हाँ बोलिए। ये निर्मला के साथ कौन है? निर्मला की बचपन की सहेली है। वो नीरजवा के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। काहे? कह रहे हैं वो मर गया है। हमका का है, अच्छा है मर गया। पूरे गांव का नाम बदनाम किए हैं। हमारे घर में रोटी खाया और ऐसी हरकतें। भाभी, हम चलते हैं, आपसे कल मिलने आ जाएंगे। अरे चाय तो पी लेती, इनके लिए तो बनाए रहे थे। नहीं भाभी, फिर कभी। नमस्ते भैया। जिस तरह से वो आदमी दूर से मालती और निर्मला को घूर रहा होता है, मालती को हल्का अजीब लगता है। पर निर्मला ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने के लिए कहती है। जहां सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं जवाब भी सवालों को घुमा रहे थे। पर सही जवाब अभी भी नहीं मिल रहा था जो मालती को सुनना था। क्या उसकी बेटी का बलात्कारी जिंदा है? और कईयों ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया छोटी जात के नाम पे। औकात का है तुम्हारी हमसे सवाल पूछने की? निकलो यहाँ से। चच्चा, हमार बिटवा और आपका पोता एक ही स्कूल में जाते हैं, तो ऐसी बातें ना ही करें। जबान चलाती है हमारे सामने। तुम्हें छोटी जाति की लड़कियां हमारे घर के लड़कों को बर्बाद करती हैं। बड़े आए हमसे सवाल जवाब करने। निकलो यहाँ से। चलो मालती, इनसे बात करने में अपना समय काहे बर्बाद करें। जैसे ही मालती और निर्मला वहां से निकलती हैं, वो बूढ़ा पड़ोसी अपना छोटा सा फोन निकाल के आंखें छोटी करके किसी का नंबर लगाता है। ए बिटवा, घर जल्दी आ जाओ, कुछ जरूरी काम आया है। दिन बीत गया है ऐसे गांव के हर दरवाजे को खटखटाए, किसी से सीधा जवाब नहीं मिल पाया। मालती, हमें लगता है अब हो गया, हमका भी घर जाना चाहिए। पिट्टू के पापा आते ही होंगे दुकान से। बहुत मदद हो गई तुम्हारी निर्मला। जवाब तो नहीं मिला, पर शायद रास्ता जरूर मिल गया है। दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। मालती निराश होकर 10 कदम आगे बढ़ती है। एक साइकिल वाला मास्क लगाकर मालती को क्रॉस करते हुए निकलता है। उसकी नजर मालती पर पड़ती है और वो अपना मास्क ऊपर कर देता है। मालती को कुछ अजीब सा लगता है और अगले ही पल एक औरत के चीखने की आवाज आती है। मालती पलट के देखती है तो वो साइकिल वाला तेजी से अपनी साइकिल भगाने लगता है। मालती उस औरत के पास पहुंचती है तो उसके पैरों तले धरती खिसक जाती है। उस साइकिल वाले ने निर्मला के पेट में चाकू मार दिया था। निर्मला, कोई है? ये क्या हो गया? भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। निर्मला, आंखें खोलो। ए निर्मला। आखिर निर्मला मालती की गोद में सर रख के अपना दम तोड़ देती है। कहीं ये वार मालती के लिए तो नहीं था, या एक चेतावनी थी सच्चाई से दूर रहने की।
का हुआ? वो हमें मारने आया है। बिटिया कोई नहीं है, दरवाजे पर तोहार बाऊजी है। जिंदगी नरक बना दी है इसने। रोज कोई ना कोई चीखे सुनते रहते हैं। कैसन बातें कर रहे हो? तोहार बिटिया है। घर पर ही ऐसे बंद पड़ी रहेगी तो खुद पगलाएगी और हमका भी पागल कर देगी। ठीक है, कल से हमार फुलवा स्कूल जाएगी। नहीं नहीं अम्मा, स्कूल नहीं। वो वहाँ नहीं है बिटिया, वो मर गया है ना। अब कोई नहीं तुम्हें छुएगा। अपनी अम्मा पर विश्वास रखना। मालती का मन मानता ही नहीं है कि वो बलात्कारी नीरज मोदी स्कूल टीचर मर चुका है। पर दुनिया के लिए वो मर चुका है, कानून के लिए वो मर चुका है। मालती भले ही अपनी शक की सीमा को बढ़ाए, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी बेटी की जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। बलात्कार की वो काली सुबह के बाद फुलवा स्कूल वापस गई थी, लेकिन उस स्कूल टीचर के दहशती चेहरे ने उसे ऐसा दौरा दिया कि फिर कभी स्कूल की तरफ मुड़कर नहीं देख पाई। आज 3 साल बाद फुलवा फिर से कोशिश करती है। स्कूल में जाना उसके लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। मालती अपनी बेटी का साथ देते हुए उसके साथ स्कूल में जाती है और प्रिंसिपल से उसके लिए अनुरोध करती है कि उसे भर्ती कर दिया जाए। देखो फुलवा की अम्मा, हमें फुलवा को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से इसे मिर्गी हो गया तो बाकी बच्चे डर जाते हैं। नहीं साहब, ऐसा कच्छू नहीं होगा। अब जब वो शैतान है ही नहीं तो हमार बिटिया को काहे किसी का डर है ना फुलवा? ठीक है। स्कूल की फीस फुलवा के बाऊजी दे देंगे। जाओ फुलवा, वही 6ठी कक्षा में जाके बैठ जाओ। फुलवा डर डर के अपने कदम क्लास में बैठने के लिए बढ़ाती है। क्लास में सब उससे 3-4 साल छोटे हैं। सब बच्चे उसे अजीब नजर से देख रहे हैं। फुलवा मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखती है तो उसे एक उम्मीद दिखती है और फुलवा सबसे पीछे की डेस्क पर जाके अकेले बैठ जाती है। मालती को अपनी बेटी को ऐसे में देखकर एक राहत मिलती है कि उसकी बेटी की जिंदगी शायद फिर से शुरू हो सकती है। पर इस रास्ते में भी कई कांटे थे फुलवा के लिए। स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे थे जो फुलवा के बारे में जानते थे, कुछ थे जिनकी आंखों में फुलवा के लिए हमदर्दी थी, और कुछ ऐसे थे जो फुलवा को बुरी नजर से देखने लग गए थे। अब तो सारे दरवाजे खुल गए हैं। हम भी आ जाए फुलवा। अरे हमसे काहे शर्माना, हम साथ में ही पढ़ते थे ना। या बस टीचर सर में ही मजे आ रहे थे। 2 दिन फुलवा लड़कों से ऐसे ही अपमान सहती गई। उसका साथ देने कोई खड़ा नहीं होता था। अपने आप को कस के पकड़ के, सर झुका के और हिम्मत जुटा के उनके बगल से निकल जाती थी। 2 दिन बाद फुलवा अपनी माँ के सामने खूब रोई। अम्मा, हमें स्कूल वापस नहीं जाना। वहाँ पर लड़का लोग बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिटिया, हम जानत हैं तुम पर का बीत रही है, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है जिंदगी में। पीछे मुड़कर ना ही देखना है, हिम्मत ना ही छोड़नी है। पर अम्मा, वो लड़का लोग। बिटिया, मर्द हो या औरत, जो तोहार साथ हुआ है तुमको ही सब दोषी कहेंगे। पर हमने कछु नहीं किया अम्मा। हम जानत हैं बिटिया, तुमको ऐसी सजा मिली है जिंदगी की जिसमें तोहार कोनो गलती नहीं है। दुनिया समाज चाहे कुछ भी बकती रहे, तुम्हें उनकी नहीं अपने दिल की सुननी है, अपनी इज्जत की सुननी है। बस पढ़ाई में मन लगा बिटिया, और बाकी सब भूल जा। मालती की हिम्मत देने से फुलवा में थोड़ी जान आई, लेकिन उसे पता है कि अगले दिन उसे फिर उन्हीं कांटों से पार जाना है। क्या कोई भी उसका साथ नहीं दे सकता है? आज भी आ गई, आज देखन मिलेगा का।
स्कूल में वो घुस ही रही थी कि फिर से वही लड़के फुलवा को छेड़ने लगे। फुलवा के जैसे पैर रुक से गए, एक डर सा बैठ गया था। उसे सब याद आने लगा था। लेकिन फिर अचानक किसी ने उसका हाथ थामा। गौरी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है कि उसकी क्लासमेट उसे रोक देती है। ए गौरी, क्या करने जा रही हो तुम? तुम जानती हो ना उसके आसपास नहीं जाना है। क्यों? उसको हमारी जरूरत है। देखा नहीं कैसे वो लड़का लोग इसे छेड़ते हैं। घर पर पता चलेगा तो पता है ना क्या होगा। और तुम्हारी तो शादी भी होने वाली है। इसके मुंह लगोगी तो अपनी इज्जत गवाओगी। चलो हमारे साथ। गौरी एक बार फुलवा की तरफ देखती है और उसका सर झुक जाता है। अच्छा, एक आखिरी बार बात कर लेते हैं। लेकिन इस बार फुलवा डरती नहीं और सीधा आगे बढ़कर निकल जाती है। दिन बीते और फुलवा अब रोज स्कूल जाने लगती है। क्लास में किसी से कुछ बोलती नहीं, लेकिन कोने में डेस्क पर अपना अलग बैठ के पढ़ने की कोशिश करती है। फुलवा बिटिया स्कूल गई का? जी अभी 5 दिन से तो जा ही रही है। हम कोशिश कर रहे हैं फुलवा की फीस का इंतजाम करने के लिए। ना ही होगा तो हम अपने सोने की नथनी बेच देंगे। हाँ हाँ, किसी दिन ये घर ही बेच देना तुम फुलवा के लिए। हमार बिटिया के लिए हम कच्छू भी कर देंगे। पाताल लोक में खुदाई भी बाकी है। तुम फिर से शुरू हो गई? अरे वो मर गया है, मरे हुए को का सजा दोगी? निर्मला का मौत पर उसका पति अभी तक हम पर थूकता है। हमार मन कहता है वो शैतान जिंदा है, उसी ने निर्मला को मारा है। अब ना ही कोई मुंह खोलेगा ना कोई साथ देगा। कहां से लाओगी सबूत? भगवान खुद सच्चाई हमार सामने लेकर आएगा। काका काकी, फुलवा को मिर्गी हो गई है। स्कूल के पीछे वाले खेत में बौखला गई है। फुलवा! जहां फुलवा चुपचाप शांति से क्लास में कोने में डेस्क पर बैठी रहती थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे फिर से दौरा पड़ा? फुलवा हमेशा की तरह क्लास के बाहर टूटी हुई खिड़की से रोज बाहर नजर रखी हुई थी, जैसे वो कहीं दूर भाग जाना चाहती हो। 8 टिका 8, 8 दूई 16, 8 तेई 24, 8 चौका 32। टीचर की आवाज उसके कानों को छू भी नहीं पा रही थी। बाहर की खुली खेत सिर्फ दिखाई और सुनाई पड़ रही थी। फिर अचानक उसने ऐसा कुछ देखा कि वो सीधा अपने सीट से उठकर उस खेत की तरफ भागी। फुलवा स्कूल के पीछे खेत की तरफ भागती है और अचानक से रुक जाती है, जैसे उसकी जिंदगी रुक गई हो। सामने उसे उसका काल दिखाई दे जाता है, नीरज मोदी, जो खेत में आगे चले जा रहा था। ये देखकर फुलवा को फिर से दौरा पड़ता है। कहाँ है हमार फुलवा? फुलवा जमीन पर पड़ी हुई बुरी तरह कांप रही है। मालती उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फुलवा, ए फुलवा, अम्मा आई है। क्या हुआ बिटिया? अम्मा, अम्मा वो दिखा। कौन? कौन दिखा? वो टीचर जी, वही टीचर जी अम्मा। मालती की बाहों में फुलवा डर के मारे बहुत रो रही है, लेकिन इस बार मालती का शक यकीन में बदल चुका है कि उसकी बेटी का सपना नहीं, हकीकत है। नीरज मोदी जिंदा है और उसकी गवाह और कोई नहीं, उसकी अपनी बेटी है। इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे, वो कोने में नीचे बैठ जाओ। अरे किसको कोने में बैठा रहे हो हवलदार मिश्रा जी? सलाम साहब।
आप इंस्पेक्टर हैं? जी चाची, बोलिए। ए, नए वाले इंस्पेक्टर साहब आए हैं, सलाम ठोको। सलाम साहब, हमें रपट लिखवानी है। हाँ बोलिए, किसके खिलाफ लिखवानी है? हमार बेटी के बलात्कारी का, जो कानून के नजर में मर चुका है। मालती की इस बात से इंस्पेक्टर दंग रह जाता है। मरे हुए आदमी के खिलाफ कंप्लेंट कैसे कोई लिख सकता है? पर जब मालती से पूरी कहानी इंस्पेक्टर को पता चली तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि क्या सच है और क्या झूठ। बुरा मत मानना चाची, पर तुम जिस तरह से बोल रही हो, एक कान से लगता है कि बौखला गई हो, पर दूसरे कान से लगता है कि कुछ तो बात है। हो सकता है कि तुम्हारी बेटी को भरम हुआ हो कि वो टीचर जिंदा है, लेकिन तुम्हारी सहेली को जिस तरह से किसी ने मारा वो भी समझ नहीं आ रहा है। मिश्रा जी। जी साहब। ये निर्मला देवी के पति ने रिपोर्ट लिखवाई थी क्या? जी साहब। क्या पता चला उसके बारे में? कौन था वो खूनी? वो उसके पति का कोई दुश्मन था। किसी ने उसके पति से उधारी ली थी, पति ने उधारी वापस मांगी और धमकी दे दी। उस धमकी के बदले उसने उसकी बीवी का ही कत्ल कर दिया। तो खूनी पकड़ा गया? नहीं साहब, फरार है। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ, है ना? वांटेड लिस्ट में डाले हुए हैं साहब। लिस्ट ही बनती रहेगी लगता है। चाची, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं आ गया हूँ। अब मैं खुद तुम्हारा ये केस हैंडल करूँगा। तहकीकात की शुरुआत करेंगे हम नीरज मोदी के घर से। उसके परिवार को जवाब देना होगा। मालती को इस नए जवान इंस्पेक्टर से एक उम्मीद की किरण दिखी। वो इंस्पेक्टर और हवलदार के साथ उसके जीप में चल दी। पुलिस यहाँ का है? अब कहाँ लेने आए हैं? आपके पति नीरज मोदी के पिता कहाँ है? वो, उनसे मिलना है हमें। वो तो गायब है। गायब है मतलब? बिटवा के मरने के बाद पगला गए और न जाने हमका छोड़कर कहाँ चले गए। नीरज की माँ रोते रोते दरवाजा बंद कर देती है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, पर मालती को अब यकीन होता जा रहा है कि कुछ गलत ही है। हमने कहा था साहब, कच्छु गड़बड़ है। बाप उसका गायब नहीं हुआ है, भाग गया है। चलो वापस थाने। मिश्रा जी, मुझे इस केस की फाइल देखनी है। मालती इंस्पेक्टर के साथ थाने निकल जाती है। वहीं मालती के घर पर फुलवा अकेले कमरे में खोई हुई है कि अचानक उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। आप कौन है? एक अनजान बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा है। फुलवा को याद ही नहीं है कि इस आदमी को कहाँ देखा है, लेकिन फिर भी जाना पहचाना सा लग रहा है। बिटिया, हम गोविंद हैं, यहीं पास के गांव से आए हैं। तुम उस सरकारी स्कूल में जाती थी ना? बापूजी खेत गए हैं और अम्मा बाहर गई हैं। कोई बात नहीं, हम तुमसे ही मिलने आए हैं। हम किसी से नहीं मिलते। फुलवा उस अनजान आदमी के मुंह पर दरवाजा बंद ही कर रही होती है कि उसने कुछ ऐसी बात कह दी होती है कि फुलवा अपने आप को रोक नहीं पाती और दरवाजा वापस खोल देती है। हम नीरज मोदी के खिलाफ बोलने आए हैं। तुम्हारे लिए बहुत खराब लगा हमें फुलवा। हमें 2 मिनट बात करना है तुमसे। फुलवा उस अनजान आदमी को देखते ही रह जाती है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वहां दूसरी तरफ फुलवा की अम्मा मालती इंस्पेक्टर के साथ थाने पहुंचती है। इंस्पेक्टर, क्योंकि नया नया पोस्ट हुआ है, उसे अपने काम को पूरी लगन के साथ करना है। इंस्पेक्टर हवलदार से इस केस की फाइल मांगता है। हवलदार पहले तो हिचकिचाता है। साहब, केस तो क्लोज हो गया है, वापस काहे खोल के अपने समय बर्बाद कर रहे हैं? जितना बोल रहे हैं ना, उतना ही करो। इंस्पेक्टर इस केस की फाइल्स को छांटने लगा है। मालती इस नौजवान को देख के दंग रह जाती है, जिस तेजी से फाइल्स पढ़ रहा है।
आखिर इंस्पेक्टर को मिल गया जो उसे चाहिए था, नीरज मोदी का डेथ सर्टिफिकेट, जिस पर साफ साफ लिखा है कि नीरज मोदी की मौत 21 नवंबर को ठीक 6 बजे दिल का दौरा पड़ने पर हुई है। उसके साथ अंतिम संस्कार के कुछ फोटो हैं और गवाह के तौर पे 5 लोगों के सिग्नेचर्स। पर इसमें एक चीज नहीं है, अस्पताल की पर्ची। हैरानी की बात है, फाइल में अस्पताल की पर्ची नहीं है, बस डेथ सर्टिफिकेट है। और ये फोटो क्यों है? शमशान घाट पे कोई फोटो क्यों खिंचवाएगा? अच्छा चाची, ये फोटो देखो जरा, यही आपकी बेटी का बलात्कारी? मालती फोटोज को देखकर दंग रह जाती है। फोटोज में साफ साफ नीरज मोदी का चेहरा दिख रहा है, जो शव की तरह लकड़ियों पर लेटा हुआ है और उसके पिता आग लगा रहे हैं। ये झूठ है साहब, हमार बिटिया ने अपनी आंखों से देखा है इस राक्षस को। तो हर बिटिया पगला गई है, उसे तो हर जगह वही दिखता है। नहीं, हमका यकीन है हमारी बिटिया को आंखों का कानू धोखा नहीं हुआ है। हालांकि इंस्पेक्टर के पास कोई वजह नहीं है इस केस पर शक करने के लिए, लेकिन वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता है और मालती को लेके फुलवा के स्कूल जाता है। मालती को जिसका डर था वही होता है। स्कूल में किसी ने मालती का साथ नहीं दिया और फुलवा को ही दौरे पड़ने का इल्जाम लगा दिया। इंस्पेक्टर साहब, हमने पहले दिन ही फुलवा की अम्मा को पूछा था कि फुलवा को मिर्गी होता है कि नहीं, तब तो मना कर दी थी। सर, फुलवा हमारे स्कूल में हमेशा से लड़कों को रुझाती थी। हमने तो कई बार इसे मना भी किया था। पहले भी हमें वो सही नहीं लगती थी सर जी। हम सबको पता है कि वो नीरज सर मर चुके हैं। हम सब लड़कियों को डराना चाहती है फुलवा। हम 6ठी कक्षा में पढ़ाते हैं साहब। फुलवा कोने में पड़ी रहती थी, पढ़ाई में कोई मन नहीं लग रहा था उसका, बस आंखें खिड़की पर जमाई रहती थी। उस दिन हम ही पढ़ा रहे थे, एकदम से खड़ी हुई और बाहर भाग गई। हमें खुद समझ नहीं आया कि क्या हो गया लड़की को। बेचारे छोटे बच्चे भी परेशान हो गए। तुम बताओ, यहाँ स्कूल के कर्मचारी हो ना, तुमने देखा है नीरज मोदी को कहीं? साहब, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते हैं हम, सब झोल है हमका लगता है। प्रिंसिपल हो या बच्चे, सबका एक ही बयान था कि किसी ने भी नीरज मोदी को स्कूल के आसपास नहीं देखा था। इंस्पेक्टर साहब, हमका विश्वास करिए, हमारी बिटिया झूठ ना ही बोल रही है। आप गौरी से पूछिए, वो उसकी पक्की सहेली थी, वही है जो फुलवा को समझती थी। बोलो गौरी, तुम्हें क्या पता है फुलवा के बारे में और उस नीरज मोदी के बारे में? वो फुलवा शुरू से ही डरी हुई थी, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही थी। हो सकता है उसका भ्रम हो। इंस्पेक्टर को भी यही लगने लगता है कि शायद ये माँ बेटी का सिर्फ एक वहम है। चाची, सबने एक ही बात कही है, किसी ने भी नीरज मोदी को स्कूल के आसपास नहीं देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ फुलवा को ही दिखा? मुझे तो लगता है कि तुम्हें पहले फुलवा का इलाज करवाना चाहिए। साहब, एक माँ को अपनी बेटी की जबान समझ आती है। उसकी आंखों में वो दहशत हमने तब देखा था जब वो आदमी उसके सामने आया था। हमार और हमारी बेटी की नजर धोखा नहीं खाई है। कोई सबूत नहीं मिल रहा है चाची, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। हताश होकर मालती अपने घर के लिए निकलती है। इंस्पेक्टर को उनके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है। हमने तो पहले ही कहा था साहब, ये केस क्लोज है, इसकी फाइल बंद ही रहने दीजिए। फाइल बंद तो कर देंगे, लेकिन एक माँ की आंखों में सवाल कैसे बंद करोगे मिश्रा जी? शाम होते होते घर के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। फुलवा, ए फुलवा। मालती को फुलवा घर के अंदर कहीं नहीं मिलती। वो डर के मारे घर के आसपास पागलों की तरह अपनी बेटी के लिए पुकारती है। फुलवा, ए फुलवा। वो घर के पीछे खेत की तरफ अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है। फुलवा, ए फुलवा, कहाँ हो तुम?
जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचती है, मालती फुलवा को कुएं पर खड़ी नजर आती है, जैसे वो कूदने ही वाली हो। मालती फुलवा का नाम चीखती है। ए फुलवा, क्या करने जा रही है? चल नीचे उतर। पर फुलवा कुएं की गहराई में ऐसे देख रही है जैसे उसकी कान तक उसकी माँ की आवाज पहुंच ही नहीं रही। मालती फुलवा की तरफ कदम ही बढ़ाने वाली होती है कि एक अनजान आदमी फुलवा को धक्का मार देता है और फुलवा कुएं में गिर जाती है। फुलवा! वो आदमी मालती की चीख से वहां से भागने लगता है और इंस्पेक्टर पीछे से आके उसे पकड़ लेता है और तुरंत हथकड़ी पहना देता है और उसके पैर रस्सी से बांध देता है। मालती फुलवा का नाम चीख रही होती है पर कुएं में से कोई आवाज नहीं आती। इंस्पेक्टर बड़ी बहादुरी से उस कुएं में कुएं की रस्सी पकड़ते हुए नीचे जाता है और फुलवा को डूबने से बचा लेता है। मालती मदद की पुकार में आसपास के घर तक अपनी चीख पहुंचा देती है और किस्मत से 3 आदमी वहां पहुंच जाते हैं और रस्सी खींचते हुए इंस्पेक्टर और फुलवा को कुएं से निकालने में मदद करते हैं। इंस्पेक्टर जब उस अनजान आदमी का चेहरा देखता है तो वो दंग हो जाता है। आखिर कौन है यह आदमी जिसने फुलवा को कुएं में धक्का मारा? फुलवा, ए फुलवा, आंखें खोल बिटिया। फुलवा अपनी आंखें नहीं खोल रही है, वो पूरी तरह भीग चुकी है। एक आदमी फुलवा के मुंह से पानी निकालने की कोशिश करता है। फुलवा के मुंह से आखिर पानी निकलता है और खांसते हुए उसकी आंखें खुलती हैं। अम्मा, अम्मा। हाँ बिटिया, अम्मा यही है। हमें माफ कर दो अम्मा, हमें मर जाना चाहिए। नहीं बिटिया, अम्मा मर जाएगी अगर तुम्हें कच्छू भी हो गया तो। उस आदमी ने हमें बोला कि हम आप पर बोझ हैं। मालती पलटकर उस आदमी की तरफ गुस्से से देखती है। इंस्पेक्टर उसके पास ही खड़ा है। जैसे ही वो उस आदमी को देखता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, जैसे वो उसकी जान ले ले। ये आदमी उस फोटो में था जब नीरज मोदी का अंतिम संस्कार हो रहा था। ये वो आदमी है जिसको इंस्पेक्टर ढूंढ रहा था। ये वही आदमी है जिसकी पत्नी के लिए वो अपने मरे हुए बेटे के गम में भीग चुके थे। ये और कोई नहीं, नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी हैं। इंस्पेक्टर को मालती के ऊपर कुछ मिनट के लिए विश्वास नहीं हुआ था, पर राजाराम मोदी को फुलवा की जान लेते हुए देख अब उनकी शक की सुई भी सीधी होने लग गई है। इंस्पेक्टर को मौका मिल जाता है राजाराम मोदी से पूछताछ करने के लिए। तो बताइए मोदी साहब, कहाँ थे आप इतने दिन? फुलवा को क्यों मारना चाहते थे? क्या मिलेगा उसे मार के? राजाराम चुप बैठा हुआ है, एक शब्द नहीं बोलता। सवालों का पहाड़ चढ़ता जाता है लेकिन उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। फुलवा को तुमने कुएं में क्यों ढकेला? क्या छुपा रहे हो तुम? हाँ, क्या तुम्हारा बेटा जिंदा है? ये सुन के राजाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते वो जमीन पर लेट जाता है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता कि ये नौटंकी है या एक बाप का दर्द। साहब, हम कह रहे हैं ये राजाराम बस सदमे में है। आप फालतू उन छोटी जात वालों के मसले का बखेड़ा बना रहे हैं। अच्छा, लगता है तुम इन्हें जानते हो। तो बताओ कौन है ये लोग? हम का जानत, ये मालती की बिटिया फुलवा शुरू से ही तेज है। आदमी को लुभाती है, बस अपनी स्कूल टीचर को भी लुभाई ली और रेप का इल्ज़ाम लगा दिया पैसों के लालच में। मिश्रा जी, लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। या तो मैं पता लगा लूं कि आप इन्हें कैसे जानते हैं, या आप खुद बता दीजिए, ठीक है? हम कुछ नहीं जानते साहब। नीरज हमारे गांव से है और हमारी जैसे ऊंची जात का है। बचपन से देखे हैं उसे, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है।
बेचारा परेशानी में दिल के दौरे से मर गया कि इसकी वजह से उसकी बीवी बच्चा भी छोड़कर चले गए थे। 12 साल की थी फुलवा जब उसके साथ ये हादसा हुआ। लुभाए या ना लुभाए, रेप का केस तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है? इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया आपका बेचारा स्वर्गवासी टीचर? हवलदार मिश्रा के पास कोई जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक तरफ राजाराम कुछ बोल नहीं रहा, ऊपर से समाज ने मालती और फुलवा को छोटी जात के नाम पर गलत होने का इल्जाम डाल रखा है। मिश्रा जी, नीरज मोदी के बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं पता लगाइए, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। इतनी ही देर में राजाराम का वकील पहुंच जाता है राजाराम की बेल कराने के लिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर, राजाराम मोदी के बेल के पेपर। 12 घंटे में बेल भी निकलवा लिया आपने? पहले से जज साहब को पटाए हुए थे क्या? राजाराम मोदी को निकलवाइए इंस्पेक्टर। राजाराम मोदी निकल तो जाएंगे, लेकिन समझा दीजिए, फिर भागे तो ऐसे अंदर जाएंगे कि कभी निकल नहीं पाएंगे, ठीक है? जितनी जल्दी बेल कराई गई, इंस्पेक्टर को अंदाजा हो जाता है कि कोई नजर रख रहा है। राजाराम वकील के साथ निकल जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर का लक्ष्य पक्का हो जाता है, आखिर सच क्या है। फुलवा के बाबूजी पास के गन्ने के खेत में कटाई का काम करते हैं। फुलवा की हालत देखते हुए उसके बाबूजी को अक्सर ज्यादा काम करना पड़ता है 4 पैसे और कमाने के लिए। उस शाम भी फुलवा के बाबूजी अकेले गन्ने की कटाई कर रहे थे कि अचानक पीछे से कोई उनके मुंह पर कपड़ा बांध देता है और जमीन पर धक्का मारकर उनको बहुत मारता है। काहे मार रहे हो हमें? अरे छोड़ दो हमें! बचाइयो कोई! फुलवा के बाबूजी दर्द में चीखते रहे, लेकिन किसी के भी कान तक उनकी दर्द भरी चीख नहीं पहुंची और थोड़ी देर में वो गुंडे भाग गए। फुलवा के बाबूजी ने जैसे ही मुंह से कपड़ा हटाया तो वो अकेले बीज गन्ने के खेत में जमीन पर दर्द में लेटे पड़े थे। आप जानकी मोदी हैं, नीरज मोदी की पत्नी? जी बोलिए इंस्पेक्टर साहब। अपने पति के गांव से काफी दूर रहती हैं आप? हमार मायका है यहाँ। अच्छा, आपके पिताजी हैं घर पे? नहीं, वो हमार अम्मा के साथ खेत गए हैं। अच्छा, मुझे आपके पति के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। और कितनी पूछताछ करेंगे? पहले भी पुलिस 1000 बार आ चुकी है, हमार कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे वो जिंदा है। कहना क्या चाहते हैं आप? आप जानती है ना कि आपके पति नहीं रहे? हमें नहीं पता होगा हमार पति मरा है या जिंदा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके सिंदूर को देख के तो लगता है कि आपको तो जिंदे ही लग रहे हैं। हम पता नहीं, हमारे लिए तो पहले से मर चुके थे। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमार और हमार बिटवा का उनसे कोनो नाता नहीं है, हमको बख्श दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर के लिए यह बहुत बड़ा सबूत था कि नीरज मोदी की बीवी आज भी सुहागन की तरह रहती है। क्या जानकी मोदी को यह पता नहीं कि वो मर चुका है? या ऐसा भी हो सकता है कि नीरज मोदी के जिंदा होने की खबर जानकी को है? घर पर फुलवा की अम्मा मालती गेहूं पीस रही हैं और फुलवा शांति से एक कोने में सिलवटों को घूरे जा रही है। अचानक से 4 आदमी मास्क पहने घर में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कौन हो तुम? हाथ मत लगाना। अम्मा, हमार बिटिया को छूना नहीं, दूर हो जाओ। वो 4 गुंडे तोड़फोड़ में घर की रसोई में आग लगा के भाग जाते हैं। मालती आग को बुझाने की कोशिश करती है, पर आग फैलने लगती है।
फुलवा डर जाती है और चीख चीख कर रोने लगती है। क्या हो गया? हमार घर में आग लगा दी। फुलवा के बाबूजी और अम्मा आग बुझाने में जान डाल दे रहे थे, लेकिन आग की पकड़ इतनी तेज हो गई कि आग को बुझाना नामुमकिन हो गया। मालती की आंखों के सामने उसका घर खत्म हो गया। देखिए साहब, क्या हो गया? हमार घर को जला दिया उन्होंने। किसने किया चाची? कौन था? उनकी शकल पर कपड़ा था, पर हम जानत हैं वो नीरज मोदी के आदमी हैं। इंस्पेक्टर को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत तहकीकात शुरू करता है। उसका भी पहला शक राजा राम की तरफ जाता है। राजा राम मोदी कहाँ है? हमने आपको बताया था, वो कईयों दिन से ना ही लौटे हैं, चले गए हमें छोड़कर। राजा राम थाने से यहाँ नहीं आया? थाने? हमारे पति को गिरफ्तार किया आप लोग? काहे? कहा किया उन्होंने? खून करने की कोशिश की है तुम्हारे पति ने, और अब फिर से फरार है। आखिर राजा राम गए कहाँ? क्या ये आग राजा राम ने लगवाई थी? कौन थे वो गुंडे जो इस परिवार की जान के पीछे पड़े हैं, और आखिर क्यों? फुलवा, उसकी अम्मा और बाबूजी अपने जल के राख हुए घर की हालत देखकर टूट चुके थे। फुलवा के बाबूजी पर हमले का दर्द अभी सूखा भी नहीं था कि अपने ही घर को भस्म होते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाए। बस मालती, बस, अब बहुत हो गया। हमसे अब और नहीं सहा जाएगा। ये तुहार पागलपन की वजह से हुआ है। हमारा घर जला दिया, बीच खेती में हम लात खाए। काहे? तुहार इस बच्चलन बिटिया की वजह से। इससे अच्छा ये कुएं में डूब के मर जाती। ये क्या बोलत रहे हैं जी? तोहार खून है ई फुलवा। ना चाहिए हमका, अब कछु ना चाहिए। न तुम ना तोहार बिटिया, हमार रास्ते अलग। फुलवा के बाबूजी ने अलग हो जाने की बात जैसे कही, मालती का भविष्य उसके घर जैसा राख होता दिखने लग गया। वो जानती तो थी कि फुलवा के बाबूजी उनसे खुश नहीं थे। उनके ऊपर पैसों का बहुत दबाव था, पर उम्मीद नहीं थी कि अपनी बीवी और बच्ची का साथ छोड़कर चले जाएंगे। पर मालती ने फुलवा के लिए अभी हार नहीं मानी। फुलवा को लेकर वो थाने पहुंचती है। साहब, हम क्या करें, कहाँ जाएं? फुलवा के बाबूजी हमको छोड़कर चले गए। फुलवा हमार सदमे में है। न्याय की लड़ाई में ये क्या हो गया साहब? हमारा घर राख हो गया। चाची, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। ये राजा राम फिर से फरार हो गया है। हम उसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। चाची, थोड़ा सब्र रखिए। राजा राम या नीरज मिल भी गए तो हमार घर ना ही बना पाएंगे ना। चाची, मैं अब इससे ज्यादा आपकी मदद कर नहीं सकता। सॉरी। इंस्पेक्टर को मालती और फुलवा की हालत देखकर बुरा लगता है। उन्हें थाने से निराश निकलता हुआ देखकर इंस्पेक्टर को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। मिश्रा जी, हाँ, अपनी नौकरी भी कैसी है ना? एक तरफ इन्हीं के समाज सेवा करने के लिए वर्दी पहनते हैं और इन्हीं को पनाह नहीं दे पाते हैं। कोई आश्रम जैसा नहीं है क्या इस गांव में? कहाँ साहब, जिले में तो फिर भी मिल जाए, वो भी मुश्किल से। ऐसे छोटे गांव में ऐसी सुविधा मिलना नामुमकिन है। तो फिर तो हमें जल्द से जल्द ये केस सॉल्व करना पड़ेगा मिश्रा जी। कुछ तो जुर्माना मिले इन्हें भी उन अपराधियों से। कौन सा तुरंत मिलता है साहब? अभी तो फिलहाल आप राजा राम मोदी के खिलाफ तुरंत वारंट निकलवाइए, इसमें देरी नहीं हो सकती है। खोज में लगा हुआ है।
वारंट निकाल के सबसे पहले इंस्पेक्टर ने राजाराम मोदी के घर की तलाशी ली। राजाराम की पत्नी हड़बड़ा रही थी, रोए जा रही थी जैसे कुछ छुपा रही हो। या तो आप सच सच बता दीजिए, वरना हमें शांति से छानबीन करने दीजिए। हमारे घर में ना ही घुस सकत है। हम अकेली औरत है तो कुछ भी जबरदस्ती करेंगे आप। जबरदस्ती? आप ही के लिए लेडी पुलिस बुलवाई है, वारंट भी है। रास्ते से हट जाइए, वरना इन्हें आपको हटाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और उसकी टीम एक एक कमरा छानने लगे। सारे बिस्तर तकिए खोल लिए कि शायद एक सबूत मिल जाए। साहब, यहाँ कमरे में तो कुछ नहीं मिला। ये तो खाली है साहब। हमने पहले ही कहा था हमारे घर में कच्चू नहीं है। छत अभी बाकी है, ऊपर चलो। हम कह रहे हैं कच्चू नहीं मिलेगा यहाँ। हमारा बिटवा मर गया और पति भाग गया। अब का है हम का तंग कर रहे हो। इंस्पेक्टर हताश होकर निकल नहीं वाला होता है जब उसे दूसरी छत का रास्ता ऊपर की ओर मिलता है। ऊपर देखो, छोटी वाली पड़ जाते हैं। मालती उसे देखकर घबरा जाती है। ए फुलवा, का हुआ बिटिया? अचानक से का हो गया? अम्मा, अम्मा, ये वो जिसने हमें धक्का मारा। फुलवा का हाथ उठ के किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा होता है। मालती जब उस दिशा में देखती हैं तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। मंदिर से जो आदमी दर्शन करते हुए निकल रहा है वो और कोई नहीं, नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी हैं। मालती का दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है। हे भोलेनाथ, आखिर आपने हमें कच्चू रास्ता तो दिखाया। अम्मा, ये हमें फिर मारने आए हैं। नहीं बिटिया, इस बार हम इसको मात देंगे। फुलवा को पानी पिला के वो राजाराम का पीछा करने निकलती है और उसे राजाराम के सेफ हाउस का पता चल जाता है। क्या मालती राजाराम से आमना सामना कर पाएगी? अपने घर को जला देने का गुस्सा, उसकी बेटी को कुएं में ढकेल देने का दर्द, क्या वो उस पर निकालेगी? इंस्पेक्टर अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। फुलवा और मालती दूर से जीप के अंदर से सब देख रही हैं। सबके हाथ में बंदूक है और फिर इंस्पेक्टर दरवाजे पर लात मारते हुए घर के अंदर घुस जाता है। अरे कौन है? तेरा बाप। चल। इंस्पेक्टर आखिर फिर से राजाराम मोदी को गिरफ्तार करता है। जीप में बैठते समय राजाराम और मालती की नजर मिलती है। मालती इस बार अपने आप को रोक नहीं पाती और उसे थप्पड़ मार देती है। हमार बिटिया की जान लेने के नाम पे। चलिए मोदी साहब, आज तो आपकी अच्छी खासी खातिरदारी करेंगे। फरार होने के नाम पर बेल तो भूल ही जाइए। अब तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, वरना। इंस्पेक्टर थाने में लाकर उस पर अपने बल के साथ उसे तोड़ने की कोशिश करता है। बतावत हूँ साहब, सब सच बतावत हूँ। बयान देगा अब सच सच? आखिर राजाराम को अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ती है। ऐसी सच्चाई जो पूरे बिहार के कानून के कान खड़े कर देती है। साहब, हम गए थे फुलवा को मारने। हमने सोचा फुलवा मर जाएगी तो ये केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। केस तो बंद हो गया था, फिर क्यों पीछे पड़े थे बेचारी के? हम ना ही पड़े थे उसके पीछे। उसकी अम्मा हमारे जान नहीं छोड़ रही थी। उसे शक हो गया था कि हमारे बिटवा जिंदा है। तुमने निर्मला देवी की हत्या की? हमने नहीं साहब, हमारा भांजा है, गांव में ही रहता है। वही तो गया था ये फुलवा की अम्मा को मारने, पर रात के अंधेरे में उससे चूक हो गया। और फुलवा के पिता को क्यों पिटवाया? उनके घर में आग क्यों लगवाई? जिससे वो हार मानकर यहाँ से चले जाएं। तो क्या ये सच है कि तुम्हारा बेटा यानी नीरज मोदी जिंदा है? साहब वो हम। बोल। हाँ जी साहब। अब पूरी कहानी बता कि कैसे तुमने उसको मरा हुआ साबित किया। हमने उसका नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए थे। क्या करते,
हमारे बेटवा को जेल हो जाती, उसका जिंदगी खत्म हो जाता। एक बाप अपने लौते बेटवा को बचाने के चक्कर में ही नाटक रचा था। राजाराम मोदी वो दिन याद करता है जब उसने नीरज मोदी को मरा हुआ साबित करने की कोशिश की थी। आखिर ये प्लान किसका था? जेल जाने से तो बेहतर है हम मर जाते। तो मर जाओ, तो पहले से ही समझना था ना कि नीची जात की लड़की से मुंह ना लगाए। 3 साल से कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं, इस दिन के लिए तो नहीं कि जेल में चला जाए। बाबूजी सही कह रहे हैं अम्मा, कोर्ट में दिखा देते हैं कि हम मर चुके हैं। कुछ दिन के लिए हम बाहर वाली खेती में रह लेंगे और फिर चले जाएंगे हम शहर। हम कल ही तुम्हारा इंतजाम करवाते हैं। ओ नीरज की अम्मा, वो पंडित जी को फोनवा मिलाओ। नीरज, तुम राम को बुलाओ। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ताय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ए पंडित, हम असली में ना मरे हैं जो मंत्र पढ़ने लगे हैं आप, समझे? तुम चुपचाप लेटे रहो, कोई देख लेगा तो और समस्या हो जाएगी। अभी आसपास कानून नहीं है, जल्दी खत्म करो। साहब, ये लो अस्थिया और हमारा पैसा दे दो, और 2 गुना ज्यादा देना ये फोटो वाला का नाम पर भी। लो और निकलो यहाँ से। नीरज, अब चुपचाप लेटे रहो। ए रामू, इसकी फोटो लो ढंग से। सब लोग थोड़ा रोना धोना मचाओ। भाई साहब, आप डॉक्टर हैं, आप ही अपना हस्ताक्षर करके हमारे बिटवा की जिंदगी नरक में जाने से बचा सकते हैं। राजू, ये कोई खांसी जुकाम का पर्चा नहीं है, हमारे भतीजे के मौत का प्रमाण पत्र है। किसी को पता चला तो हमारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। किसी को नहीं पता चलेगा, अपने बेटे की कसम खाते हैं। इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। सुरक्षा के तौर पे ये हमारी बीवी के सोने के कंगन रख लीजिए चाहे। भाई साहब, ये रहे सारे कागजात। आपके बेटे को दिल का दौरा पड़ा है आज ही? जी, हम फिर हरिद्वार जा रहे थे गंगा में अपने बिटवा की अस्थियों को बहाने, इसीलिए आज ये उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आ गए। और ये रहे इसकी फीस। वकील साहब, ये सारे कागजात हैं। हमारा बिटवा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब हमें भी इस केस से मुक्ति दिलवा दो। अचानक से नीरज को दिल का दौरा पड़ गया और आपने मुझे कुछ बताया भी नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ, मैं ये कोर्ट में डाल देता हूँ। और कोई सबूत है उसके मरने का? हमने फोटोआ भी खिंचवा दिए थे, शमशान में ऐसे लेके नहीं जाते, पर हमका लगा ई देख के शायद जज साहब हमका विश्वास कर ले और हमें भी मुक्ति मिल जाए। ठीक है, कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि क्योंकि नीरज मोदी, जिनके खिलाफ फुलवा रानी के बलात्कार का आरोप है, उनका देहांत डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक 21 नवंबर की सुबह के 6 बजे दिल का दौरा पड़ने से हुआ है, इसलिए ये केस खारिज कर दिया जाता है। राजाराम इंस्पेक्टर को सब बता देता है। वो फूट फूट कर रो रहा होता है। उसका गुनाह सामने आ चुका है, अब सजा उसे भी मिलेगी, लेकिन सवाल अब भी पूरा नहीं हुआ है। तो कहाँ है तुम्हारा बेटा अभी? राजाराम चुप हो गया, उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। इस सवाल को नजरअंदाज करने के लिए वो फूट फूट कर रोने लगा। साहब, ये सवाल हमसे ना पूछे, हम ना ही बता पाएंगे। इससे अच्छा है आप हमें मार दे। राजा राम, तुम्हारी पिटाई तो होएगी, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा बेटा बच जाएगा तो गलत सोच रहे हो। नीरज को सजा होके रहेगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। राजाराम को जो डर था वो उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। अब और कोई रास्ता नहीं बचा, उसका बेटा कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसी बीच जो केस फाइल बंद हो गई थी वो वापस खोली जाती है। राजाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 फुलवा के ऊपर मानहानि का,
धारा 468 नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए और धारा 191 और 192 में कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अब अगला कदम है नीरज को पुलिस की गिरफ्त में लेना। पर कहां है आखिर नीरज मोदी? हेलो रामू। हेलो। अरे हाँ, हम नीरज बोल रहे हैं यार। हमका बहुत अकेला लग रहा है, बोरियत हो गई है। आज रात आ जाओ खेती में, 2-4 पैग लगाए जाए। बौखला गए हो का? हाँ, किसी ने हमें देख लिया तो सारा भांडा फूट जाएगा। अब वो तो हमारे स्कूल के पास का है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम करते हैं कुछ। तुम जल्दी आ जाना। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, जल्दी से पहुंच जाते हैं। ये मास्क भी अभी टूटना था। हट। अरे प्रिंसिपल साहब, जल्दी आइए इधर, बच्ची को मिर्गी हो गई। कहीं ये फुलवा तो नहीं? अरे कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया? भाग नीरज, भाग। इंस्पेक्टर को अब पता चल चुका है कि नीरज मोदी जिंदा है, लेकिन आखिर वो है कहां? वारंट के साथ निकले इंस्पेक्टर नीरज मोदी के घर की फिर से छानबीन करते हैं। सारे ड्रॉर्स, तकिए, यहाँ तक कि टॉयलेट भी देखो। कोई भी पर्चा मिले, कुछ भी शक की चीज हो, मुझे चाहिए। हमका काहे गिरफ्तार कर रहे हो? अपराधी को छुपाने के जुर्म में तुम भी गिरफ्तार होती हो। ले जाओ इन्हें, अब थाने में पूछताछ होगी इनकी। इंस्पेक्टर आस पड़ोस के घर में जाकर सवाल करते हैं। किसी को नहीं पता होता है कि नीरज है कहां। क्या वो गांव में है या गांव से भाग गया है? मिश्रा जी, आप ही का गांव है ना ये? तो बताइए, कौन है जिसके कान हमेशा यहाँ खड़े रहते हैं? ऐसे में एक ही आदमी है जिसके शक की सुई हमेशा खड़ी रहती है, गांव का इकलौता पनवाड़ी। इंस्पेक्टर साहब, हमका का पता, हमारी जिंदगी इस पान में चूना लगाने में बीत गई है। हम तो बस अपना काम से काम मतलब रखते हैं। हाँ, तो तुम अपना काम ही करो और हमें ये बताओ कि गांव में नीरज मोदी और उसके परिवार से सबसे नजदीक कौन है? ऐसे में तो रामू एक है, उनका चचेरा भाई, यहीं रहता है अपनी बीवी बच्चा के साथ। और उसके बाद उनके पड़ोसी, वो तो ऐसे भाई बंधु जैसे हैं कि उनकी छत ही मिली हुई है। मिश्रा जी, पहले तो इस रामू को पकड़ना होगा। ये नीरज का बहुत बड़ा सोर्स है। उनका घर का सारा काम वही करता है। छिचोरा है एक नंबर का। सुना है बाहर गांव में खून खराबा भी किया है और शहर में चोरी चकारी। ऐसा शातिर है कि हमेशा बच निकलता है। कहाँ रहता है वो? पिछली गली से दाएं लेके एक और पतली गली आती है, उसके आखिर में उसका छोटा सा आधा कच्चा मकान है। इंस्पेक्टर की नजर हवलदार मिश्रा से मिलती है और वो समझ जाते हैं कि उनका अगला कदम क्या है। वॉकी पर वो अपनी टीम को इकट्ठा होने के लिए संदेश भेजते हैं। वहां मालती फुलवा को लेकर अपने घर की तरफ जाती है, वो घर जो अब आधी मिट्टी बन चुकी है। अम्मा, हम यहाँ काहे आए हैं?
एक बार देख लेते हैं बिटिया, शायद कुछ सामान मिल जाए हमें जिसे बेचकर 2 वक्त की रोटी खा सकें। तुम यहीं रुको। नहीं अम्मा, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। फुलवा और मालती आग में भस्म सब सामान देख रही होती हैं। पतीलों में कालिक पड़ चुकी होती है तो कपड़े सब जल चुके हैं। एक एक सामान हटा के मालती कुछ निकालने की कोशिश करती है। वही फुलवा को एक आहट होती है। वो उस दिशा में देखती है तो वहां कोई नहीं होता है, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। बिटिया, एक बार पीछे की तरफ जाके देख, वहां कुछ रह गया था का? जी अम्मा। फुलवा घर के पीछे की तरफ जाती है। वहां कुछ ईंटें टूटी पड़ी होती हैं। उनके नीचे वो छानने लगती है। तभी पीछे के खेत से एक आदमी का हाथ बाहर आता है और सीधा फुलवा को दबोच लेता है। फुलवा जोर से चीखती है। मालती फुलवा की आवाज सुनते ही उस चीख की तरफ भागती है। जैसे ही वो उधर पहुंचती है तो दंग रह जाती है। वो आदमी फुलवा के पिता होते हैं, जो फुलवा को धक्का मारकर गिरा चुके होते हैं। क्या कर रहे हो अपनी बिटिया के साथ? हाथ उठाओगे अब? बचा ही क्या है? क्यों आए हो दोनों यहाँ? हमार घर है। अपनी मनुष्यत को लेकर निकल जाओ यहाँ से। तोहार अकेले का घर नहीं है। हमने भी अपने कलेजे से सींचा था इस घर को। बुरे वक्त में परिवार को हम नहीं, आप छोड़कर गए हैं। चल फुलवा। हमार अम्मा सही थी तुम्हार बार में। दोनों के दोनों पागल हैं और हमका भी पागल बना दिए हैं। फुलवा के पिता वहीं सर पकड़ के टूट के रो पड़ते हैं। मालती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो पलट कर नहीं देखती। अपने पल्लू में बंधे अपनी एक सोने की नथनी को देखती है और आगे बढ़ती है। पर उनमें से किसी को नहीं पता है कि दूर से उन पर कोई नजर रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस रामू के घर पहुंचती है। अरे अरे, ऐसे कैसे घुसे आ रहे हैं? ई का बदतमीजी है। रामू कहाँ है? वो घर पर नहीं है। आप जाइए यहाँ से। ज्यादा बीच में नहीं बोलना। कहाँ है तुम्हारा पति? बता। और राजा राम को बचा रहे हैं तो आपको भी अपराधियों के साथ देने के जुर्म में जेल हो जाएगी। कानून को धोखा देने में जो डंडे पड़ेंगे सो अलग। साहब, हम क्या बताएं, फंस गए हैं उस नीरजवा के छल कपट में। पहले भी वो छोटी जात की अम्मा आई थी हमारे दरवाजे पे पूछताछ करने, पर हम छोटी जातियों के मुंह ना ही लगते। लग तो गए ही हैं, छोटी सोच के मुंह। कहाँ है नीरज? यहाँ बताएंगे, ले चले थाने। साहब वो अब काहे नहीं बता रहे हैं? काहे हमरा घर बर्बाद करिए रहे हैं? साहब, राजाराम भैया का अपना खेत है गांव के बाहर। छोटा मैदान है, ज्यादा दूर नहीं है, और उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। उका है कि वो खेती हमको गिरवी दे रखे हैं। वहीं पर एक झोपड़ा बनाए हैं। दिन में वही रहता है और कभी कभार हमारी छत से कूद के अपने छत चला जाता है रात में। इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर तुरंत उस जगह पहुंचता है, लेकिन झोपड़ी खाली मिलती है। इंस्पेक्टर अपना प्लान तैयार करते हैं कि रात को ही वो नीरज को उसके अपने घर से पकड़ लेंगे। दिन निकल जाता है और इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में उसके घर के बाहर फैल जाते हैं। फुलवा की अम्मा मालती मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे अपनी फुलवा को सुलाने की कोशिश कर रही है और प्रार्थना कर रही है कि उस बलात्कारी को जल्द से जल्द पुलिस पकड़ ले। वहां इंस्पेक्टर अपनी घड़ी देख रहा है। रात के 10:30 बज चुके हैं। दूर दराज तक कोई नहीं दिख रहा है। उसकी टीम को अब हल्की हल्की नींद भी आने लगी है। तभी इंस्पेक्टर के मन में कुछ खटकता है और वो अपनी टीम को तैनात रहने के लिए कहकर वहां से इंस्पेक्टर की नजर उससे नहीं हट रही। इंस्पेक्टर ने ठान ली है कि वो आज उसे पकड़ के रहेंगे। नीरज इंस्पेक्टर को चकमा देने की कोशिश करता है। गन्ने के खेत में इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसकी आहट से इंस्पेक्टर आखिर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर 3 बार वार करता है।
नीरज हार कर गिर जाता है और इंस्पेक्टर उसका हाथ बांधकर खेत से बाहर खींचता है। आखिरकार इंस्पेक्टर फुलवा के बलात्कारी को पाताल लोक से वापस ले आते हैं। अपराधी नीरज मोदी के खिलाफ फुलवा देवी के बलात्कार और कोर्ट को गुमराह करने का इल्जाम लगा है और उनके पिता राजाराम मोदी के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने के लिए गलत सबूत डालना, गलत सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने और मानहानि के जुर्म में इल्जाम लगाया गया है। चलिए केस शुरू करते हैं। क्या आप दोनों अपने गुनाह कबूल करते हैं? नहीं जज साहब, हम निर्दोष हैं, बल्कि हमें फंसाया जा रहा है इसमें। जज साहब, हमार बिटवा बलात्कारी नहीं है, उसे बख्श दीजिए, हमने कछु नहीं किया है। शुरू करें फिर। नीरज मोदी और राजाराम मोदी अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं। नीरज मोदी और राजाराम मोदी के डिफेंस लॉयर के पास हालांकि कोई सबूत ज्यादा नहीं है उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए, लेकिन उनकी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके सवालों के जवाब से ज्यादा सवाल ही खड़े रह जाए। जज साहब, ये नीरज मोदी का मृत्यु प्रमाण पत्र जो राजाराम मोदी ने बनवाया था, इन्होंने इसमें 5 लोगों के सिग्नेचर्स लिए थे। मैं इन्हें एक एक करके कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। बेटा, आपकी उम्र क्या है? जी 16 साल। और आप इस आदमी को कैसे जानते हैं? नीरज सर हमारे सरकारी स्कूल में टीचर थे। तो 4 महीने पहले आपने इनके कागजात पर साइन क्यों किया है? जी हमें नहीं पता ये क्या है। हमें बताया गया था कि इस पर साइन करेंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी कॉलेज से। देखा माय लॉर्ड, इन्होंने कैसे कोर्ट को गुमराह करने के लिए इन छोटे और अच्छे घरों के बच्चों के भोलेपन का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही पहले भी इन्होंने फुलवा के भोलेपन का फायदा उठा के उसके करीब आना चाहा था। इस तरह के गिरे हुए इंसान है ये। डिफेंस कुछ कहना चाहते हैं? बेटा, आप ये बताओ, आपको पढ़ना आता है? जी सर। हिंदी, अंग्रेजी दोनों? जी, अंग्रेजी थोड़ी ढीली है, बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है, पर समझ जाते हैं। तो बेटा, आपने नहीं पढ़ा कि इस प्रमाण पत्र में क्या लिखा है? हमने नहीं देखा था सर। नीरज सर ने बोला था साइन कर दो, हमने कर दिया। मिलॉर्ड, पढ़े लिखे बच्चे हैं और ऐसे अंधे होके कोई भी पर्चे पर साइन कर देंगे क्या? ये प्रॉब्लम नीरज मोदी की नहीं है, इन बच्चों की है, क्योंकि नीरज मोदी ने इन्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि वो खुद इसमें शामिल थे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इससे फिर भी यह साबित नहीं होता कि नीरज मोदी बेगुनाह है। नीरज मोदी ने नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, नकली गवाह बनाए, यही इनकी असलियत है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर राजेश मोदी को। इजाजत है। ओके, तो डॉक्टर मोदी, आप नीरज मोदी के क्या लगते हैं? जी, मैं नीरज का ताऊजी हूं, पर दूर का। पर रिश्तेदारी तो आपने अपनी पूरी निभाई, ऐसे कि आपने अपने भतीजे को जिंदा मार दिया। ये दिल के दौरा का पर्चा आपने ही बनवाया था ना? जी, वो हमें फंसाया है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अच्छा, तो कहाँ है वो रिपोर्ट्स? हमारे पास तो नहीं है, राजाराम ले गया था। अच्छा ठीक है, मान लिया आपके साथ भी धोखा हुआ है, फिर आपके बैंक खाते में ये 3 लाख कहाँ से आए, वो भी उसी दिन? आपकी तो कोई खेती भी नहीं है। वो किसी ने हमसे उधारी ली थी, उसी ने चुकाई है। लेकिन इसके मुताबिक कोई सोना बेचा था आपने? हाँ, वो हमारी पत्नी का था। क्योंकि इनकी कहां से जरूरत पड़ गई? और अभी आपने बोला था कि उधारी ली थी। जज साहब, इन्हें राजाराम मोदी ने रिश्वत दी थी अपनी बीवी के सोने के कंगन देके, जिसे इन्होंने उसी दिन बेच दिया था। डिफेंस लॉयर के पास इस पर कोई जवाब नहीं था।
सुनवाई की तारीख आगे बढ़ी। अगली सुनवाई में मानहानि और खून का जुर्म साबित हुआ। सच सच बताओ रामू, तुमने निर्मला देवी का कत्ल किया या नहीं? अरे साहब, हम जो किए नीरज भैया और राजाराम ताऊ जी के कहने पर किए, पर हम निर्दोष हैं। खून कर चुके हो, इनका घर जला चुके हो और बोल रहे हो कि तुम निर्दोष हो? ये दोनों हमको डराते थे कि नहीं करेंगे तो हमें और हमार बीवी को मार देंगे। नीरज भैया से तो हम डरते थे कि कहीं वो अपनी गंदी नजर हमार बीवी की तरफ ना कर दे। ए रामू, जुबान काट देंगे तोहार कुछ भी बके तो। ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं। सॉरी मिलॉर्ड। रामू के ऊपर आईपीसी की धारा 302 के तहत निर्मला देवी की हत्या में उम्र कैद की सजा हो जाती है। केस अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। दिन पर दिन सुनवाई की तारीख आगे बढ़ती है। हर सुनवाई में पुरानी बातें वापस कही जाती हैं और नई जुर्म का नया प्रमाण निकाला जाता है। आखिर फुलवा को कटघरे पर बुलाया जाता है। फुलवा बेटा, बताओ, 3 साल पहले उस सुबह तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम क्यों गन्ने के खेत में अकेली गई थी? हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, इसलिए हर सुबह हम घर के पास के गन्ने के खेत में जाते थे। उस सुबह हम गए तो हमें पीछे से टीचर सर ने पकड़ लिया। वो हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे। हम चिल्लाना चाहे थे पर इन्होंने हमारे मुंह बंद कर दिया और फिर हमारी सलवार नीचे से खींच के। बस बेटा, बस। अभी ये बताओ, ये जो उनके साथ बूढ़े आदमी खड़े हैं, इनके साथ उस दिन कुएं के पास क्या कर रही थी? ये आदमी आए थे बोलने कि वो टीचर जी के खिलाफ हैं और हमारे साथ देने आए हैं, पर इन्होंने बोला कि साथ देकर भी क्या होगा, हमारी जिंदगी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे से कोई शादी नहीं करेगा, हम अपनी अम्मा और बाऊजी पर बोझ हैं, हमारा मर जाना से सबका बोझ खत्म हो जाएगा, इसलिए हम कुएं में कूदने जा रहे थे। हम कुएं के पास खड़े होकर डर गए थे। उतने में अम्मा आई और ये अंकल ने हमें धक्का दे दिया। और फिर कुछ दिन पहले नीरज ने आपकी जान लेने की कोशिश की। हम और अम्मा मंदिर के बाहर सो रहे थे। हमने देखा ये हमारे अम्मा के मुंह पर कपड़ा ठूस रहा है। हम चीखे तो ये हमारा गला दबाए। हम मर जाते साहब। आखिर में फुलवा ने बहादुरी से अपने अपराधियों का सामना किया। उसकी गवाही से पूरा कोर्ट सन्न पड़ गया था। एक 12 साल की बच्ची की पूरी जिंदगी खत्म हो गई थी। नीरज मोदी और उसके पिता राजाराम मोदी को कोर्ट 14 साल की सजा सुनाती है। आखिर मालती और फुलवा को न्याय मिल गया। इंस्पेक्टर उसकी इस नई पोस्टिंग में पहला केस जीत गया, लेकिन फुलवा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके सपने टूट गए, रास्ते खत्म हो गए, सहारे खत्म हो गए। मालती और फुलवा आज भी भिक्षा की जिंदगी में अपनी सांसें गिन रहे हैं। और फिर एक दिन इंस्पेक्टर वापस उस मंदिर की तरफ आते हैं अपने दूसरे केस के लिए। फुलवा और मालती को इस हालत में देखकर दंग रह जाते हैं। चाची, तुम यहाँ आज भी? का करे साहब, बहुत देर से पता चला, पर आखिर समझ आ गया कि न्याय से पेट तो नहीं भरता है। पर तुम किसी आश्रम भी तो जा सकती थी ना फुलवा को लेके। हालत देख लो फुलवा की साहब, कहाँ और कैसन लेकर जाएं। उस गवाही के बाद से बेचारी अंदर से टूट चुकी है। न छत रही, न लड़ने की ताकत। हमारे लिए जिंदा है जैसे हम अपनी फुलवा के लिए। चलिए आप मेरे साथ। कोई बात नहीं साहब, आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। न्याय तो तब मुझे होते हुए दिखेगा जब मैं अपनी लड़ाई पूरी करूंगा। ऐसे न्याय का फायदा ही क्या अगर जिंदगी में आगे ही ना बढ़ पाए। मालती की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भोलेनाथ ने आखिर उसकी सुन ली। उसकी बच्ची की जिंदगी शायद सुधर सकती है।
इंस्पेक्टर उसे शहर की तरफ एक एनजीओ में ले जाते हैं जहां रेप विक्टिम सर्वाइवर्स को रहने की जगह, खाना, छोटा मोटा काम और पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। इस एनजीओ से ना ही फुलवा वापस स्कूल जा सकी, बल्कि मालती को भी काम करने की प्रेरणा मिली। इस जंग